तो इंडियन पॉलिटी का ये पार्ट 3 है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो ये प्रेसिडेंट की जो वीडियो है 2 पार्ट में आएगी, ये पहला पार्ट है। तो देखिए आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है, जो कि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आर्टिकल 52 से 78 जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है, जो कि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं जैसे हमारे राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मीन्स भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल, तो इस शैल वर्ड का मतलब ये हो गया कि जो प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेंट कभी नहीं हो सकती, ठीक है, खाली कभी नहीं हो सकती, कोई ना कोई वहाँ रहेगा ज़रूर। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है कभी खाली नहीं हो सकती। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक प्रेसिडेंट जो है वो होना ही चाहिए, शैल बी है। द प्रेसिडेंट इज़ अ हेड ऑफ इंडियन स्टेट, और जो राष्ट्रपति होंगे वो हमारे हेड होंगे इंडिया के, और ये भारत के जो पहले नागरिक माने जाते हैं, कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के पहले नागरिक हैं। एंड एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोलिडिटी ऑफ द नेशन, तो भारत की एकता का प्रतीक, भारत की इंटीग्रिटी का जो है वो प्रतीक है। बात करते हैं, देखिए तो इलेक्शन की बात करें प्रेसिडेंट की, तो ये आर्टिकल 54 बताता है कि इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट को जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, या इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब देखते हैं किस मैनर में इलेक्शन होता है। तो जो मैनर ऑफ इलेक्शन है वो बताता है हमारा आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अनुच्छेद 55 है वो बात करता है कि किस तरह से, किस मैनर में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। तो देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। इलेक्टोरल कॉलेज में देखिए जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसके इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, दोनों हाउस के, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर इलेक्टेड हैं, चुने गए हैं, नॉमिनेटेड नहीं आएंगे, केवल इलेक्टेड मेंबर्स, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होंगे। उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स शामिल होंगे, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स, जो नॉमिनेटेड नहीं हैं वो नहीं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, तो दिल्ली और पुदुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो शामिल होंगे, इसके भी नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं होंगे। तो ये जो तीसरा प्रोविज़न है हमारा, इसको ऐड किया गया था 17वें संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। तो 70th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर्स, जो उसके चुने हुए मेंबर्स हैं, तो वो भी जो है इस इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे, जो कि प्रेसिडेंट के चुनाव में जो है वो वोट दे सकते हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, मींस एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है सीक्रेट बैलेट के द्वारा। तो हम आगे देखेंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, हम आगे देखेंगे। देखिए जो अगर नॉमिनेशन की बात करें तो नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी स्क्राइब बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। तो कम से कम जो है किसी का नाम अगर प्रपोज करना है तो कम से कम 50 लोगों के द्वारा वो प्रपोज किया जाना चाहिए, ठीक है। पहले मीन्स जैसे जब वोटिंग होती है तो इसमें क्या होता है, सिंगल ट्रांसफर वोट में प्रेफरेंस दिया जाता है कि हम पहले प्रेफरेंस पे इनको देते हैं, दूसरे प्रेफरेंस पे इनको वोट देते हैं, तीसरे प्रेफरेंस पे हम इनको वोट देते हैं। तो ये क्या होता है कि हर बार में प्रेफरेंस दिया जाता है, सबको वोट देना पड़ता है और प्रेफरेंस वाइज देना पड़ता है। तो उसी में कम से कम 50 लोगों के द्वारा जो है ये कहा जाएगा कि हाँ ये भैया ये चुनाव में खड़े होंगे। और फिर जो सेकेंडर्स है, मीन्स दूसरा मत भी जो है 50 लोगों का अगर मिलता है तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। और उसके बाद उसको उस कैंडिडेट को एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 15,000 रुपये RBI में जमा करने होते हैं, ठीक है। और अगर वो बाद में अगर उनको 1/6 का वोट नहीं मिलता है, 1/6 अगर उनको वोट नहीं मिल पाता है तो फिर उनको जो पैसा है वो वापस नहीं मिलेगा। अब देखते हैं आर्टिकल 58। तो अनुच्छेद जो 58 है वो बात करता है क्या क्वालिफ़िकेशन होगी एक राष्ट्रपति के लिए। अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है। तो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो मिनिमम एज है वो है 35 ईयर्स, मीन्स कम से कम वो 35 साल का होना चाहिए। और इज़ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, तो जो हाउस ऑफ द पीपल जो है, जो लोकसभा है उसका मेंबर बनने के लिए वो क्वालिफाई हो,
राज्यसभा। तो राज्यसभा का मेंबर अगर बनने के लिए वो क्वालिफाई होता है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा। ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर वो मान लीजिए किसी सरकार के किसी भी संस्था में वो काम कर रहा हो, एज ए गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हो, तो वो जो है प्रेसिडेंट का जो पद है वो नहीं होल्ड कर सकता है, चाहे वो किसी लोकल अथॉरिटी में हो, किसी भी चीज़ में, मीन्स भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी सर्विस में अगर आता है तो वो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता। देखते हैं आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 बताता है ऐसे क्या क्या कंडीशंस होंगे प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए। तो प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो राष्ट्रपति होगा वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा, मीन्स ना तो लोकसभा का मेंबर वो होगा और ना ही राज्यसभा का मेंबर होगा, दोनों में से किसी हाउस का मेंबर नहीं होगा, ना ही जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका भी मेंबर प्रेसिडेंट नहीं होगा। इफ़ अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द पार्लियामेंट और of a house of the legislature of any state be elected president, he shall be deemed to have vacated his seat in the house on the date on which he enters upon the office of president। और सपोज करिए कि अगर वो पर्सन जो है वो राज्यसभा, लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, तो उसको जो है उस जिस दिन उसको मीन्स प्रेसिडेंट अगर वो बनना चाहता है तो उसको उस हाउस से जो है इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इस लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है वो, अगर वो राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उस अपने पद से उसको उस समय इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति का जो पद है वो ग्रहण कर सकता है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसके अलावा भी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रेसिडेंट नहीं होल्ड करेंगे। जैसे बताए कोई भी सरकारी नौकरी वगैरह जो कि स्टेट या केंद्र सरकार के अंदर हो या राज्य सरकार के अंदर हो, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं करेंगे। द प्रेसिडेंट शैल बी इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट to the use of his official residence and shall be also entitled to such emoluments, allowances, privileges। तो प्रेसिडेंट के देखिए प्रेसिडेंट को कुछ जो है अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलते हैं, कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, जैसे कि अरेस्ट उनको नहीं किया सकता वगैरह वगैरह, तो कई चीज़ें हैं, तो ये सब जो प्रिविलेज है प्रेसिडेंट को मिलते हैं। सच इमोलमेंट्स अलाउंस प्रिविलेज आर स्पेसिफाइड इन सेकेंड शेड्यूल। जो हमारा जो दूसरी जो अनुसूची है सेकेंड शेड्यूल जो है वो इन्हीं इमोलमेंट्स और प्रिविलेजेस की बात करता है, इन्हीं अलाउंसेस वगैरह की बात करता है। द इमोलमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो चाहे कोई भी कंडीशन हो, जो राष्ट्रपति है उसके अलाउंसेस और इमोलमेंट्स को जो है वो ख़त्म नहीं किया सकता जब तक उनका ऑफिस का टर्म है, जब तक वो हैं 5 साल के लिए जैसे मान लीजिए हैं, तो तब तक उनको जो भी अलाउंसेस हैं, जो भी पर्क्स हैं वो उनको मिलते ही रहेंगे। अब आर्टिकल 60 बात करते हैं। आर्टिकल 60 शपथ की बात करता है, ओथ की, ओथ ऑफ अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति को। अब मान लीजिए कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का काम करेगा। ये आर्टिकल 60 बात कहता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो भाग नहीं करते हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अब देखेंगे कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जो भी लोकसभा या राज्यसभा का जो नॉमिनेटेड मेंबर होगा, जो मनोनीत सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की, उसके जो मनोनीत सदस्य हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो भाग नहीं लेंगे। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दिल्ली और पुदुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी भाग नहीं लेंगे। और उसके अलावा जो जिन स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स भी भाग नहीं लेंगे। आप कमेंट करके आप हमको ये बताइए इस वीडियो में कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल किस किस स्टेट में है, टोटल कितने स्टेट्स में है, आपको ये बताना है। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट क्यों होता है, डायरेक्ट क्यों नहीं होता। तो सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाज क्रिटिसाइज्ड एज गोइंग अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक आइडियल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो उस समय जब असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो उसमें इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया था कि भाई राष्ट्रपति जो है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे हमारे, उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन ही चूज़ किया ओवर द डायरेक्ट इलेक्शन बाय ए लार्ज पॉपुलेशन वुड कॉज ग्रेट लॉस ऑफ टाइम। इनसे ये कहा गया कि एक चुनाव करने के लिए हमको जो है पहले तो बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता है, एनर्जी मनी बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें, ऑल ऑफ विच वुड बी डिसप्रपोर्शनेट इन द इलेक्शन ऑफ ए नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट।
तो जो कि राष्ट्रपति एक हमारे नॉमिनल हेड हैं स्टेट के, उनके चुनाव के लिए ये चीज़ अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं तो भाई सबको वोट देने के लिए उसमें ज़्यादा पैसा, समय और एनर्जी का जो है खर्चा होगा। इसी वजह से जो है एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो सिस्टम है वो रखा गया। आर्टिकल 57 है, बात करता है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। मीन्स अगर कोई पर्सन जो है वो एक बार प्रेसिडेंट बन चुका है तो दोबारा भी उसको री इलेक्ट करके प्रेसिडेंट चुना जा सकता है, ये बोलता है आर्टिकल 57। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो दोबारा नहीं बन सकता, दोबारा भी बन सकता है, री इलेक्शन हो सकता है, ये बोलता है आर्टिकल 57 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई मतभेद हो जाए तो क्या होगा। तो जो भी डाउट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, तो इन सब का जो डिसीजन होगा फाइनल, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा। मीन्स राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी बात होती है तो जो फाइनल डिसीजन माना जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो फाइनल माना जाएगा। आर्टिकल 71 कहता है कि नो सच डिस्प्यूट कैन बी रेज ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट। तो इस बेस पे नहीं कहा जा सकता कि मान लीजिए कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कोई सीट खाली है, तो उसमें सीट कोई अगर खाली है तो इस बेसिस पे जो है वो हम डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के हम नहीं बोल सकते कि ये चीज़ गलत था, इसकी वजह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोबारा होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आर्टिकल 71 ये बात कहता है कि नो डिस्प्यूट कैन बी रेज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज इफ़ द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट। अगर देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है खारिज कर दिया जाता है। एन एक्ट डन बाय हिम प्रायर टू डेट ऑफ सच डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी इनवैलिडेटेड। तो उसके बाद जो है ऐसा नहीं है कि उसका डिसीजन को रिवर्स किया सकता है। अगर डिसीजन एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो दे दिया वो दे दिया। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट बाय लॉ एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन देखिए यहाँ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो है वो रेगुलेशन कर सकती है। ठीक है, मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में कोई चेंज लाना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है तो वो कर सकती है। लेकिन बस मेन चीज़ यही है जो केशवानंद भारती की जजमेंट में कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ वायलेट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ पार्लियामेंट कुछ भी करे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो यहाँ पे वायलेट ना हो रहा हो। अब देखते हैं कि वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी क्रिएटेड ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, तो पहला तो अगर उनका टर्म ख़त्म हो जाए, जो 5 साल का टर्म है सपोज करिए प्रेसिडेंट का, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो वैकेंसी हो जाएगी उसमें। आर्टिकल 56 बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की कि जो हमारे राष्ट्रपति होंगे उनका ऑफिस टर्म कितना होगा। अब देखिए अगर डेथ हो जाता है, डेथ की वजह से भी सीट जो है वो खाली हो जाएगी या वो रिज़ाइन कर देते हैं। अदरवाइज सच एंड व्हेन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ डिक्लेयर वर्ड, या उसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दे या ये बोल दे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वो गलत तरीके से हुआ है, तो उस बेसिस पे जो है उसकी सीट जो है वैकेंट, राष्ट्रपति की जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ टू बी इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑन और आफ्टर द 60th डे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये है यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन जो है 2 महीने पहले, मीन्स करीब करीब 60 दिन पहले जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो है वो अनाउंसमेंट कर देगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है, ये 60 दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देता है। The election schedule shall be fixed in such a manner that the president elect is able to attend the office on the following day of the outgoing president। और इस तरीके से इलेक्शन का स्केड्यूल होना चाहिए, इस तरह से चुनाव होगा कि जब जो हमारे प्रेसिडेंट जो जा रहे हैं और जिनका चुनाव हो रहा है, जो नए प्रेसिडेंट आएंगे, तो लास्ट दिन वो दोनों एक मिले वहाँ पे राज्यसभा या लोकसभा में वो लोग मिले। मीन्स जो भी इलेक्शन स्केड्यूल होगा वो ऐसा रखा जाएगा कि जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो ऑफिस अटेंड कर सकें जिस दिन जो प्रेसिडेंट जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं या जब अपने पद त्याग कर रहे हैं, तो वो दोनों जो है आमने सामने आ सकें। इन अदर केसेस और इफ़ द प्रेसिडेंट इज़ अनेबल टू अटेंड द ऑफिस, मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति अगर ऑफिस अटेंड नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए बीमार हैं या और किसी कारण से, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑफिस अटेंड करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उस समय प्रेसिडेंट के तौर पे उनकी जगह ले सकते हैं। और इन एब्सेंस ऑफ हिम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, तो किसी कारण की वजह से अगर प्रेसिडेंट नहीं है या सिक हैं कुछ भी है, तो उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो उनके एब्सेंस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो एम हिदायतुल्ला, एक बार ऐसा हुआ है एम हिदायतुल्ला, तो एम हिदायतुल्ला जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे,
ठीक है। तो ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और शायद यही एक हैं भी ऐसे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद जो है वो ग्रहण किया था। मीन्स उस समय जो है प्रेसिडेंट का पद भी खाली था और वाइस प्रेसिडेंट का पद भी खाली था, तो चीफ जस्टिस जो थे उनको राष्ट्रपति बनाया गया था कुछ टाइम के लिए। तो आपको बताना है कि ये किस ईयर में हुआ था। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि किस साल में हैम इदतुल्ला जी को राष्ट्रपति बनाया गया था। अब देखिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको जो है वो राष्ट्रपति का पद मिल सकता है। और देखिए जो भी मीन्स जो भी प्रेसिडेंट बनेगा तो उनको जो भी सारे पक्ष और जो भी इमॉल्वमेंट्स होते हैं वो राष्ट्रपति का ही दिया जाएगा। मीन्स अगर वो चीफ जस्टिस से राष्ट्रपति बन गए तो जो भी सैलरी वगैरह सब चीज़ें हैं वो राष्ट्रपति को जो दी जाती हैं वही उनको भी दी जाएंगी। उनको सारी वो पावर मिलेगी, सारी इम्यूनिटी मिलेगी और उसके अलावा जो सैलरी अलाउंस वगैरह प्रिविलेज वगैरह हैं वो सब चीज़ें जो हैं जो एक प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति को मिलती है वो सभी चीज़ उनको भी मिलेगी। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सच एन इलेक्शन हैज़ टू टेक प्लेस विद इन द 6 months ऑफ द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। और अगर कभी भी वैकेंसी हो जाती है, सीट खाली हो जाती है प्रेसिडेंट की, ठीक है, तो मान लीजिए टेम्प्रोरी तौर पे जो है अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट को बना दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस को बना दिया गया, और चीफ जस्टिस भी नहीं है जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको बना दिया गया। लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है चुनाव होना चाहिए। और चुनाव कौन करवाएगा? चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन करवाएगा, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाना ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात कही गई थी ना। तो देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट मीन्स प्रेसिडेंट का जो सीट है वो कभी खाली नहीं हो सकता, वैकेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट मीन्स वो कैसे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। तो जो आर्टिकल 61 है, अनुच्छेद 61 जो है हमारे संविधान का, वो बात करता है इम्पीचमेंट की। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट के द्वारा जो है उनके टर्म खत्म होने से पहले ही उनको रिमूव किया जा सकता है। ही कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर वो संविधान में लिखे जो अधिकार हैं, जो नियम वगैरह हैं, संविधान के अगर नियम का वो उल्लंघन करते हैं तभी उनको मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें दी गई हैं अगर उसका वायलेशन कर रहे हैं तभी उनको इम्पीच किया जा सकता है, तभी उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन हमारे संविधान में वायलेशन ऑफ द जो ये है वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ये वर्ड यूज़ किया गया है इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसको डिफाइन नहीं किया गया अच्छे से कि किस चीज़ को हम कहेंगे कि ये संविधान का वॉल्यूशन किए हैं, ये चीज़ डिफाइन नहीं है कौन संविधान में। द पावर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। अब देखिए जो इम्पीचमेंट की जो पावर है वो दी गई है पार्लियामेंट को, संसद को, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ये इम्पीचमेंट में काम करते हैं। ये जो प्रोसेस एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है और जो भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट का, जैसे कि उसमें जो चुनने का टाइम आ रहा था तो केवल इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट को वोट कर रहे थे, लेकिन जब रिमूव करने का टाइम आएगा तो सभी इलेक्टेड मेंबर्स और सभी नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्लियामेंट के, मतलब लोकसभा के और राज्यसभा के, तो जो भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे इम्पीचमेंट में। उसके अलावा मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, लेकिन वो प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट कर रहे थे, ठीक है, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स थे वो वोट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि जो इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के, वो दोनों वोट करेंगे इम्पीचमेंट के लिए, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो वोट नहीं कर सकते इम्पीचमेंट में। उसके अलावा हम जो ये प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, ये लोकसभा में भी शुरू हो सकता है और ये राज्यसभा में भी शुरू किया सकता है, ये दोनों में से किसी हाउस में भी जो है शुरू किया सकता है। द चार्ज मस्ट डन in form of proposal contained in the resolution which must be signed by at least 1/4 of the total membership of the house। उसके अलावा जो चार्ज उन पे लगाया गया है तो वो एक तरह से एक प्रपोजल के तौर पे लाया जाएगा और 1/4 मीन्स 1/4 जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की, तो जब 1/4 टोटल मेंबरशिप उस चीज़ पे जब साइन कर देंगे उसके बाद इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके पहले देखिए 14 दिन पहले ही नोटिस देनी पड़ती है राष्ट्रपति को। अगर उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन पास होने वाला है तो 14 दिन पहले उनको एक नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा। सच ए रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और ऐसा जो रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है इम्पीचमेंट का, उसमें कम से कम जो है 2/3 जो मेंबर्स हैं वो इसमें
वोट करेंगे, मीन्स 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, 2/3 जो है मेजॉरिटी से ही ये इस रेजोल्यूशन को, इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है उसको पास किया जा सकता है। इट इज़ देन फॉरवर्डेड टू द अदर हाउस फॉर रिव्यू। उसके बाद जो है एक हाउस से पास हो गया, मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा के पास पहुंच गया रिव्यू के लिए। द कंप्लेंट्स लेवल्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर इन्वेस्टिगेटेड बाय ए सेलेक्ट कमेटी। उसके बाद जो इन पे कंप्लेन जो चार्जेस लगे हुए हैं, एक सेलेक्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। वो जो सेलेक्ट कमेटी होगी वो इन चार्जेस को देखेगी, एक तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी इनके चार्जेस पे, जो चार्जेस लगे हुए हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू रिप्रेजेंट बाय ऑथराइज लॉयर्स। तो हमारे राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि उस टाइम ये जो है ये अपना वकील जो है, अपना अधिवक्ता जो है वो कर सकते हैं, लॉयर वगैरह कर सकते हैं। ही हैज़ द ऑप्शन ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ और अपॉइंटिंग ए पर्सन लॉयर और द अटॉर्नी जनरल। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो लॉयर कर सकते हैं, या किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं कि ये हमारे लॉयर होंगे, ये हमारे डिफेंडर होंगे, ठीक है। तो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, या तो वो चाहे तो जो इंडियन अटॉर्नी जनरल है हमारे, उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं। इफ़ द अदर हाउस पासेज द रेजोल्यूशन, उसके बाद जब दूसरे हाउस रेजोल्यूशन पास हो जाएगा 2/3 मेजॉरिटी से, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन सिलेक्शन कमेटी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इम्पीच्ड। तो उसके बाद जब मान लीजिए कि लोकसभा से हुआ, लोकसभा से गया राज्यसभा में, तो राज्यसभा ने गठन किया कि इसकी जांच के लिए एक सेलेक्ट कमेटी बनाई गई। तो सेलेक्ट कमेटी जब अपना रिपोर्ट सौंप देगी कि ठीक है ये गलत पाए जाते हैं, तो उसके बाद फिर जो है जब 2/3 मेजॉरिटी से जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा लोकसभा से, उसके बाद राष्ट्रपति को इम्पीच कर दिया जाएगा। तो जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का थोड़ा सा टफ है, इतनी ईजिली इम्पीच नहीं किया सकता है। अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, ऐसे यूएसए में कैसे इम्पीचमेंट होता है और इंडिया में कैसे होता है। तो देखिए यहाँ किस बेसिस पे इंडिया में होता है, तो अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो आर्टिकल 61 का यूज़ करके उनको इम्पीच किया सकता है। यूएसए में जो है ट्रेजन हो गया, बाइबरी हो गया, घूस वगैरह लेते हैं या कोई और हाई क्राइम्स करते हैं, तो उस समय जो है ये इनका इम्पीचमेंट किया सकता है अमेरिका में। और बात करें तो इनिशिएट कौन करता है, तो इंडिया में जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों चाहे तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन यूएसए में जो है केवल जो वहाँ का लोअर हाउस है, लोकसभा समझ सकते हैं, तो केवल वहाँ का लोअर हाउस ही इनिशिएट कर सकता है। देखिए जो पहला स्टेज है इसमें 1/4 मेंबर जो है वो साइन करेंगे, और 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाएगा। फिर जब 2/3 मेजॉरिटी से जब पास हो जाएगा वो चीज़, तो फिर जब वो जाएगा दूसरे हाउस में, सेकंड हाउस में, फिर वहाँ एक इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, ठीक है। फिर जब वो गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर 2/3 मेजॉरिटी से फिर पास होगा, तब इम्पीचमेंट हो जाएगा। ये प्रोसेस है अपने इंडिया में। यूएसए में देखिए ब्राइबरी और हाई क्राइम्स करते हैं तो उनको इम्पीच किया जा सकता है, उन पर चार्जेस लगाए जा सकते हैं। उसके बाद केवल लोअर हाउस है वही इनिशिएट कर सकता है इम्पीचमेंट के प्रोसेस को, और यहाँ पे जो है सिंपल मेजॉरिटी से जो है ट्रायल शुरू किया जा सकता है। ऐसे अपने यहाँ 2/3 मेजॉरिटी है, लेकिन यूएसए में एक सिंपल मेजॉरिटी से ही ट्रायल शुरू किया जा सकता है, ठीक है। तो जो यहाँ जो अपर हाउस है यूएसए का, जिसको हम सेनेट भी बोलते हैं, तो वो यहाँ पे कोर्ट की तरह बिहेव करता है। फिर अगर सेनेट जो है अगर 2/3 मेजॉरिटी से 2/3 मेजॉरिटी से अगर वोट से यहाँ रेजोल्यूशन पास हो जाता है, ठीक है, गिल्टी फाइंड होते हैं, तो फिर इनको इम्पीच कर दिया जाएगा। ये डिफरेंस था इंडिया और यूएसए के इम्पीचमेंट में। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो कैसे होता है। द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए। तो जो एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू होगी, मीन्स जो एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, तो उनके जो वोट की वैल्यू होगी वो होगी पॉपुलेशन ऑफ द टोटल स्टेट, मीन्स उस स्टेट का जितना भी पॉपुलेशन होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलएज इन द स्टेट, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ जो भी है उस स्टेट की डिवाइड किया जाएगा उसको, जो टोटल कितने एमएलए हैं उस स्टेट में, और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1000 से, तो ये आ जाएगी एक एमएलए के वोट की वैल्यू। अब देखिए एक एमपी के वोट की वैल्यू निकालने के लिए तो टोटल वैल्यूज वोट्स असाइन टू ऑल एमएलएस, जितनी वोट की वैल्यू जो है जो असाइन की गई है सभी एमएलए को, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ एमपीज से, तो आ जाएगा कि एक एमपी का क्या वोट की वैल्यू होगी। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो इसीलिए देखिए एमएलए के जो वोट की वैल्यू होती है वो हर स्टेट से स्टेट अलग होती है, क्योंकि सीधी बात है कि पॉपुलेशन का डिफरेंस है हर जगह, कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है कहीं कम है, तो इसलिए एमएलए के जो स्टेट जो वैल्यू होती है वोट की वो अलग अलग होती है। हाउएवर द वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमपी इज़ द सेम। लेकिन जो एमपी के वोट की वैल्यू होगी वो सेम होगी, लेकिन जो एमएलए की वोट की वैल्यू होती है वो हर स्टेट से स्टेट में डिफरेंस होती है। अब देखते हैं कि मेथड ऑफ वोटिंग क्या है, कैसे वोटिंग किया जाता है। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट। तो यहाँ पे जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, यहाँ पे सिंगल ट्रांसफर वोट होता है।
मीन्स जैसे मान लीजिए कि 3 लोग अगर खड़े हैं चुनाव में, जैसे पर्सन ए है, उसके अलावा पर्सन बी है और पर्सन सी है। तो अगर हमको पर्सन ए को वोट देना है तो हम प्रेफरेंस देंगे कि हम इसको फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, पर्सन बी को हम सेकंड देते हैं, पर्सन सी को हम थर्ड देते हैं। फिर जब दूसरा आदमी आएगा वोट डालने के लिए, वो क्या करेगा कि भाई हम ए को जो है थर्ड स्थान देंगे, बी को हम फर्स्ट देंगे। तो ये हो गया कि मीन्स जितने लोग खड़े हुए हैं सबको एक प्रेफरेंस देना पड़ता है, वोट सबको देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस वाइज देना है। द वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट, और ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। दिस सिस्टम इंश्योर्स द सक्सेसफुल कैंडिडेट इज रिटर्न बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। और ये सिस्टम इसलिए चुना गया है कि ताकि जो भी हमारा मीन्स राष्ट्रपति चुना जाए उसको एक तरह से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला हो, क्योंकि सीधी बात है कि इसमें सब लोग प्रेफरेंस दिया जाए तो सबको वोट मिलेगा, तो जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ही बनेगा। अब देखते हैं सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम के बारे में। तो द नेम ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर लिस्टेड अपॉन द बैलेट पेपर, सभी के नाम लिखे हुए होते हैं बैलेट पेपर पे। एंड द इलेक्टर असाइंस नंबर टू देम बेस्ड ऑन हिज प्रेफरेंस और हर प्रेफरेंस। तो जब उनका प्रेफरेंस होगा उसके बेसिस पे यहाँ नंबर दे दिया जाएगा उनको। On the ballot paper, each voter marks as many preferences as there are candidates. As a result, the elector should place the figure 1 next to the name of the candidate. जो भी नाम लिखा हुआ है उसके सामने आप 1 2 3 4 5 करके लिख सकते हैं, जिसको आप भी वोट देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई जगह खाली छोड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो आपका जो वोट है वो काउंट नहीं किया जाएगा। या आप 2 लोग को एक ही नंबर दे दिए, 1 1 करके 2 लोगों को दे दिए, 2 2 करके 2 लोग को दे दिए, तो आपका वोट जो है वो इनवैलिड कर दिया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मीन्स क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो मीन्स क्या क्या पावर और फंक्शन हैं हमारे राष्ट्रपति के, ऐसे तो उससे रिलेटेड जो भी संविधान में जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं वो हैं इसमें। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 53 स्टेट, देखिए आर्टिकल 53 जो है वो कहता है कि शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड इट शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम बट ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो भी राष्ट्रपति की जो भी पावर होगी वो आइदर वो डायरेक्टली उस चीज़ को एक्सरसाइज करेंगे और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू देम, या जो उनसे जो नीचे पद के जो अधिकारी लोग हैं उनके हेल्प से जो है वो चीज़ करेंगे। लेकिन जो जैसा भी करेंगे वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को ही ऊपर मान के करेंगे, ठीक है, संविधान के हिसाब से ही नियम का पालन करते हुए ही सभी चीज़ वो करेंगे। तो अगर वही मान लीजिए संविधान का नियम का पालन करते वो चीज़ नहीं करते हैं, संविधान की अवहेलना करते हैं, तो उनको इम्पीच भी किया जा सकता है। आर्टिकल 61 का पावर यूज़ करके पार्लियामेंट के द्वारा इम्पीचमेंट हो सकता है। द एक्सप्रेशन एग्जीक्यूटिव पावर इज नाउ वेयर डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए जो ये एग्जीक्यूटिव पावर वर्ड है इसको कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। इट कनोट्स द प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंटल फंक्शंस दैट रिमेन आफ्टर लेजिस्लेटिव जुडिशियल फंक्शंस आर टेकन अवे। तो कहीं भी एग्जीक्यूटिव पावर को जो है अपने संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। तो जो एक प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट के फंक्शन करने का जो तरीका होता है, ठीक है, तो जैसे लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस हैं और जो जुडिशियल फंक्शंस जो होते हैं जो जुडिशरी करती है, तो वो सब जो है वो मीन्स राष्ट्रपति को देखिए लेजिस्लेटिव फंक्शंस के भी पावर दिए गए हैं और जुडिशियल फंक्शंस के पावर दिए गए हैं। जैसे कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी को अगर फांसी हो रही हो तो उसके फांसी को माफ़ भी कर सकता है। तो ये सब पावर जो हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ब्रॉडली स्पीकिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कंप्राइजेस बोथ डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी एज वेल एज कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशंस। तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव फंक्शन हो चाहे वो जुडिशरी फंक्शंस हो, दोनों चीज़ें जो है प्रेसिडेंट के पावर में इंक्लूडेड हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर में देयरफॉर बी शॉर्टली डिफाइंड एज द पावर ऑफ कैरिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। जो भी स्टेट के जो भी अफेयर्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करने का काम भी जो है राष्ट्रपति करेंगे। उसके अलावा एक्सेप्टिंग फंक्शंस विच आर वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। उसके अलावा जो है कुछ जो है मीन्स जो भी राष्ट्रपति को एग्जीक्यूटिव पावर दिए गए हैं तो किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी को फांसी वगैरह की सज़ा हो गई तो उसको रिस्पाइट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं वहाँ पे, या उसको फांसी हो गई है तो उसको माफ़ भी कर सकते हैं। ये वैसी पावर दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये जुडिशियल पावर में आती है। अब इस लेजिस्लेचर पावर की बात करें तो जो लॉ पास करने का है, कोई भी अगर लॉ बन रहा है तो राष्ट्रपति जब साइन करेंगे, ठीक है, कोई बिल आया तो जब राष्ट्रपति साइन करते हैं तभी कोई वो लॉ बनता है, एक्ट बनता है। बिना उनके फाइनल सिग्नेचर के वो एक्ट नहीं बनता है। अब देखते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखते हैं राष्ट्रपति के पास क्या प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। तो प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट्स विच आर मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी
ऑथेंटिकेटेड। तो राष्ट्रपति जो है एक नियम कानून बना सकते हैं कि किस तरीके से जो ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो जो भी ऑर्डर निकाले जा रहे हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल जो है राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति जो है कई ऑर्डर्स निकालते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाएगा तो वो सलाह किसके कहने पर निकालते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही वो चीज़ जो है, कोई भी ऑर्डर या वो एक्ट जो है वो पास कर सकते हैं, जो भी कैबिनेट होगा उसके अप्रूवल के बाद ही। देखिए अब देखा जाए कि किसको किसको राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट करते हैं। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उसके और अदर मिनिस्टर, इनकी अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो इंडिया के अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, तो उनकी अपॉइंटमेंट होती है। जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं स्टेट के, उनकी अपॉइंटमेंट होती है। उसके अलावा जो कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं इंडिया के, उनकी अपॉइंटमेंट, जो सीईसी है मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। उसके अलावा जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हो गई। और जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, तो चेयरमैन हो गए और मेंबर जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो इनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्टेज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल एज कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज, ए कमीशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो उसके अलावा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, या जो अदर बैकवर्ड क्लास है, तो उस कमीशन की भी की चीफ की जो अपॉइंटमेंट का काम जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके अलावा जो ऑफिशियल लैंग्वेज या स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट होता है, तो उनकी भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति जो है डिक्लेयर कर सकते हैं एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया एंड हैज़ पावर्स विद द रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। तो किसी भी एरिया को राष्ट्रपति जो है शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन कैबिनेट की सलाह के बिना नहीं करेंगे। कैबिनेट की सलाह जो भी काम करेंगे कैबिनेट की सलाह लेकर ही करेंगे, ठीक है। तो कैबिनेट की सलाह लेकर के किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके अलावा कैसे वहाँ पे प्रशासन की क्या भूमिका होगी, प्रशासन कैसे वहाँ काम करेगा, उसके बारे में भी डिसीजन राष्ट्रपति के द्वारा लिया जा सकता है। ही अपॉइंटेड इंटर स्टेट काउंसिल, उसके अलावा एक इंटर स्टेट काउंसिल का भी गठन राष्ट्रपति करते हैं। उसके अलावा सेंट्रल स्टेट काउंसिल हो गया, इस तरह से इंटर स्टेट कॉपरेशन हो गया। इन सब चीज़ों का जो अपॉइंटमेंट है, जो गठन है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब देखिए किसको किसको रिमूव किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली जो है कैबिनेट अगर कहती है तो वो कैबिनेट के कहने के बाद ही राष्ट्रपति जो है वो रिमूव कर सकता है किसी मिनिस्टर को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकता है, गवर्नर जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, लेकिन जो भी काम करेंगे वो जो है कैबिनेट की सलाह पे ही करेंगे। उसके अलावा द चेयरमैन ऑफ या मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द यूनियन और स्टेट, जो भी यूपीएससी के मेंबर्स हैं या जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हैं, तो इन दोनों के मेंबर्स को जो है कैबिनेट सलाह पे रिमूव किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा ऑन द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो देखिए यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस के जो चेयरमैन मेंबर होंगे, तो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के आधार पर भी इनको रिमूव किया सकता है। जो यूपीएससी और पीएससी के जो मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट देती है रिमूव करने के लिए, तो यहाँ रिमूव किया सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमीशन, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है, या जो कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, ऑन एन एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के एड्रेस पे जो है वो इनको रिमूव किया जाता है। अगर पार्लियामेंट एड्रेस करने वो करती है इस चीज़ को लेकर के, अगर जैसे कि देखिए जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने का जो तरीका है, तो वो सेम जैसे राष्ट्रपति को रिमूव किया जाता है उसी तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी रिमूव किया जाता है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वही सेम तरीका है जैसे राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट का है। तो पार्लियामेंट जब कहेगी तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है। मान लीजिए कि बिल पास हो गया, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का वो ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस से, तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति साइन करेंगे, उसके बाद वो रिमूव हो जाएगा। देखते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स। तो पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। तो प्रेसिडेंट जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे पार्लियामेंट का, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और तीसरा जो पार्ट है वो प्रेसिडेंट है। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बना है पार्लियामेंट। तो इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के, ठीक है। और इनको देखते हैं क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स मिली हुई हैं। तो प्रेसिडेंट समन्स द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मीन्स एक साल में कम से कम 2 बार जो है वो हाउस को राष्ट्रपति सम्मन करेंगे। और प्रोरोग्स आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक है। तो इनके पास ये भी शक्ति है कि लोकसभा को जो है डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि कैबिनेट की सलाह पे।
ही में समन बोथ द हाउसेज टू मीट अ ज्वाइंट सिटिंग फॉर डिबेटिंग। उसके अलावा ये ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, ठीक है। कोई बिल को लेकर के मान लीजिए कि बहस करनी है, कुछ भी करना है, कोई डेडलॉक हो गया है, तो उस कंडीशन में जो है ये अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई बिल को लेकर टाई होता है, जैसे बराबर बराबर वोट पड़े हैं, ठीक है, तो अगर उस बिल को पास करना है तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट का लास्ट वोट होगा वो डिसाइडिंग वोट होगा, उस टाइम वो वोट कर सकते हैं। ही में एड्रेस आइदर हाउस सेपरेटली और बोथ हाउस ज्वाइंटली। उसके अलावा ये जो भी हाउसेज हैं उनको सेपरेटली उनका जो है मीन्स एड्रेस कर सकते हैं उसको, या जो दोनों हाउसेज को हैं वो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन द प्रेसिडेंट डिलीवर्स एन एड्रेस। उसके बाद जब भी जो भी जनरल इलेक्शन के बाद जो है जो पहला सेशन होता है तो वो प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं, वो राष्ट्रपति ही एड्रेस करते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जब भी सीट खाली हो जाएंगी तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम भी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा ये नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स राज्यसभा में और 2 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं। तो 12 मेंबर्स ही राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं और 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करें। लेकिन 2020 में क्या हुआ था, 104th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो उससे क्या किया गया कि जो ये एंग्लो इंडियन वाला जो रिजर्व सीट था उसको रिमूव कर दिया गया, उसको एबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे हर 10 साल पे ये बढ़ता था सीट का रिजर्वेशन लोकसभा में, तो इसको बढ़ाया ही नहीं गया उसके बाद। तो बढ़ाया नहीं गया तो एंग्लो इंडियन सीट का जो रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में वो ख़त्म हो गया। अब देखिए, एवरी बिल पास बाय द पार्लियामेंट मस्ट रिसीव द प्रेसिडेंट एसेंट बिफोर इट कैन बी बिकम ए एक्ट। तो कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट से पास हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, तो लास्ट में वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब उस पर साइन करेंगे, उसको अपना मीन्स एसेंट देंगे, तभी वो बिल जो है वो एक्ट बनेगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट में गिव हिज कंसेंट और विथहोल्ड हिज कंसेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको अपना कंसेंट दें या अपना कंसेंट जो है वो रोक दें, या उस बिल को जो है रिटर्न कर दें कि आप दोबारा से एक बार फिर से रिकन्सिडर करिए, इस चीज़ को फिर से देखिए। विथ हिज ओन सजेशन अ बिल अदर देन अ मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो लेकिन देखिए, मनी बिल है या जो संविधान संशोधन के लिए जो बिल पास हो रहा है तो उसमें वो ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाकी नॉर्मल बिल्स होते हैं उसमें ये चीज़ कर सकते हैं। पार्लियामेंट में एक्सेप्ट हिज सजेशन और रिजेक्ट इट बट इफ़ इट इज़ अगेन सेंट फॉर प्रेसिडेंट। देखिए, पार्लियामेंट चाहे तो जो है उनके सजेशन को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है, दोनों कंडीशन है यहाँ पे। लेकिन अगर उसके बाद फिर मान लीजिए एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, कुछ भी करे या बिना चेंज ही कि वो वापस कर दे प्रेसिडेंट को, तो जब अब दोबारा प्रेसिडेंट के पास आएगा तब वो मना नहीं कर सकता। अब प्रेसिडेंट को वहाँ पर साइन करना ही करना पड़ेगा, उसको अपना सहमति जो है वो देना ही देना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट मेक सर्टेन रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट टू बी लेड डाउन बिफोर द पार्लियामेंट। अब देखिए, प्रेसिडेंट जो है कुछ रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट वगैरह जारी करते हैं, मीन्स जो संसद के सामने रखते हैं रिपोर्ट को, जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, जो उसके अलावा जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होता है, और जो रिपोर्ट होती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, जो भी अकाउंट वगैरह से रिलेटेड होता है वो रखते हैं। रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन, जो रिकमेंड करता है उस रिपोर्ट को रखते हैं प्रेसिडेंट। रिपोर्ट ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को रखते हैं। एक्सप्लेनिंग द रीजंस वेयर एनी एडवाइस ऑफ द कमीशन हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, रीज़न वगैरह बताते हैं कि कमीशन के एडवाइस को नहीं एक्सेप्ट किया गया वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो जो NCSC और NCST की जो रिपोर्ट्स है उसको भी रखते हैं। रिपोर्ट ऑफ स्पेशल ऑफिस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की रिपोर्ट को रखते हैं। उसके अलावा जो बैकवर्ड कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद में रखी जाती है। उसके अलावा देखें तो कुछ बिल्स ऐसे होते हैं कि अगर वो बिल आपको पास करना है पार्लियामेंट में तो आपको प्रेसिडेंट के परमिशन की आवश्यकता होती है, वहाँ प्रेसिडेंट के बिना पूछे आप वो बिल पास नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई बिल जो कि बाउंड्रीज़ को चेंज करने की, कोई भी स्टेट है उसकी बाउंड्रीज़ को एल्टर करने की बात कर रहा हो, या कोई भी स्टेट है उसके नाम को बदलने की वहाँ बात हो रही हो, तो पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा तभी वो बिल हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या मनी बिल भी इंट्रोड्यूस करना है तो पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर कोई बिल जो है टैक्स वगैरह की बात करता है या फाइनेंशियल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हो स्टेट के बीच में, तो उस टाइम जो है प्रेसिडेंट की परमिशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ए बिल दैट सीक्स टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, उसके अलावा ऐसा कोई बिल जो कि ट्रेड करने की जो फ्रीडम है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, तो उस टाइम भी जो है प्रेसिडेंट के परमिशन की आवश्यकता होती है।
अब देखिए जो सेकंड पार्ट आएगी उसमें हम लोग प्रेसिडेंट के वीटो पावर क्या होती है, इमरजेंसी पावर मीन्स क्या क्या इमरजेंसी पावर मिली है, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, पार्डनिंग पावर क्या होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।